हेलो क्लास। आज हम लोग बी ब्लॉक के जो टेबल दिए हुए हैं और जो टेक्स्ट और एग्जांपल्स हैं उसको स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी बुक्स में मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स है और हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारे टेबल जो अब तक पढ़ चुके हैं प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और एग्जांपल्स क्वेश्चन वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल 7.1 से एनसीईआरटी बुक्स आप लोग अपना ओपन कर लीजिए एनसीईआरटी बुक्स और उसमें देखिए टेबल 7.1 जो है वो एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप 15 एलिमेंट्स पर बेस्ड है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन से लेकर के बिस्मथ तक उसमें एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एंथैल्पीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, कोवेलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं। हमेशा एक बात, छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। इसमें अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमको डिस्कस करना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज और जो रेडियस है और जो डेंसिटीज हैं ये कैसे वेरी करती हैं अलोंग द डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लीजिए, एटॉमिक मास तो इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप आने में एटॉमिक मास इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है सबका कांस्टेंट होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका होता है S2 और P3। ये बात आपको पता है कि S2 P3 होगा। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप काफी सारे आइडिया लगा सकते हैं, जैसे उनका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, उनके पास कितने ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड कर सकते हैं, उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और आयोनाइजेशन एंथैल्पीज पर भी थोड़ा सा आप सेंस जो है यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। P3 का मतलब होता है कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, और कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पर ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करने के लिए। सेम टाइम ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉनों को भी एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी बहुत ज्यादा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो लेस नेगेटिव या तो पॉजिटिव होगी। ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ P3 half filled orbitals, electron will not be easily removed or electron will not be easily added in the p subcells। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी p का होगी लो हो जाएगी, लेस नेगेटिव, या फिर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब we have to be supply energy from outside to add that electron। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी नो कि मूविंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होता जाता है। साइज इंक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कोवेलेंट बॉन्ड में वो डिक्रीज होती रहती है, और इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रेजुअली डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जैसे कि आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, नाइट्रोजन की। कोवेलेंट रेडियस इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो एटम है वो बड़ा होता जाएगा। आयनिक जो रेडियाई है, जो आयनिक रेडियाई है उसमें हम लोग दो तरीके की रेडियस एक्चुअली पढ़ते हैं, दो तरह के रेडियस पढ़ते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियस बना रहा है या अगर नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियस बना रहा है, दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने पहले भी बोला हुआ है, फिर बता देता हूँ कि अगर अब आप बात कर रहे हैं आयनिक रेडियस की, तो आप इस बात पर फोकस करिए कि जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है वो कौन सा वाला आयनिक रेडियस शो कर रहा है। जनरली क्या होता है, डाउन द ग्रुप आने में मेटालिक प्रॉपर्टी पढ़ने की वजह से जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सो ड्यू टू द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि रेडियस जो है, जो आयनिक रेडियस है क्या होता है, घट जाता है। और अगर एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, अगर एलिमेंट नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो आयनिक रेडियस होगा ज्यादा। इस बात को माइंड रखिएगा, ठीक है। तो अगर आयनिक रेडियस में थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है तो पहले आप इस बात को सोच लीजिए या देख लीजिए कि कौन सा वाला आयनिक रेडियस है। कैटायनिक रेडियस ऑलवेज विल बी स्मॉलर देन एनायनिक रेडियस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए वैल्यू की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि 171
नाइट्रोजन का जो रेडियस है, फास्फोरस का 212 और आर्सेनिक का 222 है। मतलब नाइट्रोजन से लेके आर्सेनिक तक आयनिक रेडियस क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जबकि एंटीमनी का आयनिक रेडियस अचानक बहुत ही कम हो गया, 141 हो गया है, सॉरी 76 हो गया है, और बिस्मथ का 103 हो गया है। तो ये जो 76 एंटीमनी का रेडियस है, असल में एक कैटायनिक रेडियस है। कौन सा रेडियस है, कैटायनिक रेडियस। और बिस्मथ का भी क्या है, कैटायनिक रेडियस है। इसलिए आपको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि रेडियस कौन सा वाला है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक क्या है, एनायनिक रेडियस, इसलिए वो ज्यादा है। और एंटीमनी और बिस्मथ क्या है, कैटायनिक रेडियस, इसलिए छोटा है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा डाउन द ग्रुप जनरली इंक्रीज करता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिपेंड करते हैं वान डेर वाल्स फोर्स पर। वान डेर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूलर मास के साथ या एटॉमिक मास के साथ इंक्रीज करता है। मोर एटॉमिक मास, मोर वान डेर वाल्स फोर्स होता है। क्या मैंने बोला, मोर एटॉमिक मास, मोर वान डेर वाल्स फोर्स होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसी तरीके से डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, क्योंकि मास इंक्रीज कर रहा है और उसकी कंपैरेटिवली वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा, इसलिए मास के इंक्रीज करने की वजह से डेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये था टेबल 7.1। बात करेंगे टेबल 7.2 के बारे में, जिसमें हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टी को डिस्कशन में रखा गया है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिस्टेंस है, एंगल है, और हीट ऑफ फॉर्मेशन है, और डिसोसिएशन एंथैल्पी है। ये पांचों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट तो हम डिस्कस करते हैं इस बेसिस पर कि जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास है हाइड्राइड के, जैसे अमोनिया है, फास्फीन है, आर्सेनिक हाइड्राइड है, एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड, बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड। सो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेगा इस बात पर कि वो जो सॉलिड बना रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं अमोनिया और फास्फीन में मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ही लार्ज गैप है। अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जो है क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस होगा। अमोनिया विद फास्फीन, अमोनिया विद फास्फीन देयर विल बी अ लार्ज डिफरेंस। किसमें लार्ज डिफरेंस होगा, अमोनिया के फास्फीन के साथ लार्ज डिफरेंस होंगे किसमें, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों में, because there is a large interaction force between the molecules of ammonia, between the molecules of ammonia in solid and liquid state। इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, वहां पर इसलिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज कर रहा है। आप क्या बोलेंगे, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, दैट्स व्हाई। डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस, सो बॉन्ड डिस्टेंस आप देख लीजिए डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपको पहले से पता है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पर, एटॉमिक साइज इंक्रीज करने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा या बॉन्ड साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉन्ड साइज इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे बॉन्ड साइज इंक्रीज करता है, जैसे जैसे बॉन्ड साइज इंक्रीज करता है, यहाँ पर होता क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी वो क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है। इसलिए लास्ट वाला जो पॉइंट है, डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है किलोजूल पर मोल में, वो डिक्रीज करता जा रहा है फ्रॉम अमोनिया टू एंटीमनी ट्राइहाइड्राइड बिकॉज ऑफ द लार्जर बॉन्ड लेंथ, बिकॉज ऑफ द लार्जर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एंगल्स जो है, बॉन्ड एंगल्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने का रीजन होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन ड्यू टू अ लार्जर बॉन्ड साइज, ड्यू टू लार्जर बॉन्ड साइज या बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। एंड ड्यू टू डिक्रीज ऑफ बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड एंगल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा दूं, देखिए इस बात थोड़ा समझिए। हमेशा क्या होता है कि जो लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर होता है वो बॉन्ड को हमेशा क्या करता है, कंप्रेस करता है। लोन पेयर रिपल्सन विद बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन विद लोन पेयर क्या करता है, कंप्रेस द बॉन्ड एंगल्स। बट बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर ज्यादा हुआ, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप फोकस करिए कि अगर साइज बढ़ा, अगर साइज बढ़ा तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। और कम होने की वजह से रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड नजदीक आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। ठीक है, तो टेबल 7.2 इसी के बारे में है। उसके बाद से क्वेश्चन, एग्जांपल क्वेश्चन है, दो नाइट्रोजन एक्सिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइड्स। पेंटाहाइड्स नहीं बनाता बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स।
pentahalides only can be prepared, can be produced, can be formed when there are 5 orbitals at least to be applied in the hybridization. But due to the unavailability of d orbital, due to the absence of d orbitals, nitrogen cannot expand its octet. Octet को expand नहीं कर पाता, and that is the reason कि वो +5 oxidation state show करने के बाद भी pentahalides नहीं बना. Example 7.2, phosphine has lower boiling point than ammonia. अभी मैंने explain किया, phosphine doesn't form hydrogen bonding in liquid state, but ammonia form hydrogen bonding that will associate the molecule and require more energy to break the bond of ammonia molecules in liquid state. So due to the formation of interhydrogen bonding in ammonia liquid ammonia, the boiling point is very high. In text question भी है, why are pentahalides of phosphorus, arsenic, antimony and bismuth are more covalent than their trihalides? हमेशा ध्यान रखिएगा, higher pentahalides का मतलब higher oxidation state. Oxidation state कितना है? +5. Trihalide का मतलब oxidation state कितना है? 3. Higher oxidation state in pentahalides increase the covalent character of the pentahalides molecules of phosphorus to bismuth, and that will increase the acidic nature. That will increase the acidic nature. ठीक है? अब covalent nature कैसे increase हुआ? +5 oxidation state. Due to the presence of +5 oxidation state, polarization power increases. Polarization, more positive charge, या कह लीजिए more oxidation number, more polarization, more covalent character and more acidic nature होता है. इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है? Next question, why is bismuth trihydride the strongest reducing agent amongst all the hydrides of the group 15 elements? This is because the bismuth trihydride has least bond enthalpy, least bond dissociation enthalpy, और अगर bond dissociation enthalpy की वैल्यू कम होगी, bond will be easily broken, bond आसानी से टूटेगा, and that will produce hydrides ion. bismuth क्या है? metals है. more electronegative element hydrogen होगा, bismuth less electronegative. so on जब bismuth का hydride टूटेगा, क्यों टूटा? bond enthalpy कम है, bond dissociation enthalpy कम है. टेबल 7.2 रेफर करिए अपने आप को. ठीक है? और उसकी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बिहेव करता है. एग्जांपल 7.3 डिस्कस करेंगे. राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड. सोडियम एजाइड का मतलब होता है NaN3. सोडियम एजाइड का मतलब NaN3. एजाइड का मतलब होता है N3 मॉलिक्यूल. N3 पे -1 चार्ज होता है. इसको तोड़ेंगे तो सोडियम अलग और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम एजाइड, पोटेशियम एजाइड और मैग्नीशियम एजाइड, सोडियम एजाइड, that will produce nitrogen gas in laboratory. Nitrogen gas in laboratory. This is the method of preparation of nitrogen gas. ठीक है? Next question, why is nitrogen N2 molecule is less reactive at room temperature due to very high bond enthalpy. ट्रिपल बॉन्ड है ना नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है. so due to the very high bond enthalpy 941.4 kilojoule per mole, I think the exact value is 941.4 kilojoule. so this because of this very high bond enthalpy nitrogen molecule become inert at room temperature. बस इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में आपको बस इतने ही लिखने हैं. एग्जांपल 7.4 के बारे में बात करें. why does ammonia act as Lewis acid? Because in ammonia nitrogen atoms contain a lone pair which easily can participate in the coordinate bond formation, and that's why ammonia acts as a Lewis base, a strong Lewis base. Mention the condition required to maximize the yield of ammonia. The maximized yield of ammonia